मैं रामशरण प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत अध्याय 2 का नाम है पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना। इसके लिए सबसे पहले हम प्रोफेसर एस.के. दुबे द्वारा दी गई परिभाषा को देखते हैं। क्या है ये? इन्होंने दिया है कि गहन पठन का आशय उस भावपूर्ण निमग्नता के साथ पठन से है जिसमें छात्र पद्यांश या गद्यांश के उद्देश्य सुधारात्मक एवं कलात्मक पक्ष पर ध्यान देता है तथा उसके व्यवहारिक प्रयोग पर विचार करता है। हम यहाँ पर परिभाषाओं को देखिए, कौन कौन से वर्ड शब्द आ रहे हैं। यहाँ पर दिया भावपूर्ण निमग्नता, उसके बाद गद्यांश, पद्यांश, उद्देश्य सुधारात्मक एवं कलात्मक पक्ष। सुधारात्मक पक्ष क्या है यहाँ पर कि जो भी गद्य हम पढ़ रहे हैं अपने पाठ्य पुस्तक के अलावा कोई और चीज़, कोई और कहानी पढ़ रहे हैं तो उसमें किस उद्देश्य से कहानी लिखी गई है, किस उद्देश्य से कविता लिखी गई है, कौन से उसमें रचनात्मक पक्ष है, रचनात्मक पक्ष हो गया। अब यहाँ कलात्मक पक्ष कौन सा है, उसमें रस, छंद, अलंकार कौन कौन से हैं। ये चीज़ें की जानकारी हमें किसको मिलेंगी? जब हमारे अंदर पाठ्य पुस्तक को पढ़कर समझने की कला विकसित होगी। तो ये कला आएगी कैसी? क्योंकि भाषा पर हमारा एक छत्र अधिकार है। कह सकते हैं कि मानव का भाषा पर एक छत्र अधिकार है। भाषा ही वह ऐसी चीज़ है जिससे कि मनुष्य इस संसार में सबसे अलग होता है। और भाषा के द्वारा ही आप एक उदाहरण भाषा के लिए देखिए। एक छात्र किसी कहानी या घटना को पढ़ता है तथा पढ़ने के पश्चात यह जानने का प्रयास करता है कि कहानी का क्या उद्देश्य है तथा इसमें कौन कौन से सुधारात्मक पक्ष छिपे हैं, तो वह समझकर पढ़ने की श्रेणी में आता है। अर्थात अगर हम ईदगाह नामक कहानी को ले, ईदगाह नामक कहानी को पढ़ा जाता है तो उस कहानी का उद्देश्य क्या था, लेखक उस उद्देश्य को क्यों लिखता है, यह चीज़ें हमें कहाँ से आएगी? जब हम अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़े रहेंगे तब। इससे क्या प्रतीत होता है कि जब हम कक्षा में जाएं तो ऐसा ही ना हो कि बस हम जो किताबें चल रही, जो पाठ्य पुस्तक चल रही हैं वही पढ़ें। बच्चों के लिए अलग से इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? आप समाचार पत्रों में जो छोटे छोटे आते हैं वाक्य, छोटे छोटे संपादकीय में लिखे रहते हैं, उन चीज़ों को कटिंग करके लाइए और आप बच्चों को दीजिए पढ़ने के लिए। या पेपर विद्यालय में आ रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए छोटे छोटे वाक्य। तो इससे क्या होगा? उनमें पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त अन्य कविताओं को, अन्य निबंधों को, अन्य संवादों को पढ़कर समझने की शक्ति आएगी। कभी कभी छात्र ये समझते हैं कि जो किताब में लिखा है बस वही चीज़ें हम समझ पाते हैं। कभी कभी उनके सामने कोई अपठित गद्यांश आता है तो उसका उत्तर वह नहीं दे पाते हैं। कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि उनको पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य किताबें कभी दी ही नहीं गई, जिसके कारण वो जब कोई अपठित गद्यांश आता है तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। अपठित पद्यांश आता है तो उसके भाव को, रस को, छंद को, अलंकार को नहीं बता पाते हैं। और अब आगे हम क्या देखते हैं कि समझकर पढ़ने या गहन पठन को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। अगर हमें समझ कर पढ़ने की शक्ति आनी चाहिए तो इसके लिए कौन कौन से बिंदु हैं, इसको देखिए। तार्किक पठन, तर्क सहित पढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस हम उसको एक लयबद्ध पढ़ते जाएं। चिंतनशील पठन, हमें चिंतन करते हुए पढ़ना चाहिए। अगर खरगोश और कछुए की कहानी है तो उसमें कौन कौन से चिंतन दिए गए हैं, उस खरगोश और कहानी से क्या हमें प्रतीत होता है, क्या सीख मिलती हैं, ये चीज़ें कैसे में आएंगी? जब हम चिंतन करेंगे या जब हम छात्रों में चिंतन करने की शक्ति उत्पन्न करेंगे। विश्लेषण करना, अब जो कछुए खरगोश की कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें विश्लेषण करना होगा कि कछुआ क्यों पीछे रह गया, खरगोश क्यों आगे चला गया, क्या कछुए खरगोश की कहानी से और भी कुछ प्रतीत होता है। तो ये कहानी कहाँ मिलेगी? विश्लेषण करने से। कछुआ खरगोश की जो कहानी है उसको हम जब विश्लेषित करेंगे तो और महत्वपूर्ण यहाँ पर समझकर पढ़ने या गहन पठन को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मेरे अनुसार स्वप्रेरित पठन। स्व मतलब अपने, प्रेरित मतलब अपनी आप प्रेरणा से जो पठन उत्पन्न हो। माँ बाप ना कहें, टीचर ना कहें कि आपको पढ़ना है, आपके अंदर, बच्चे के अंदर, प्रशिक्षु के अंदर ये क्या ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या होती है? मानसिक प्रक्रिया, मानसिक या मानसिकता, मानसिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। गहन पठन एक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें पठन करता पूर्ण मनोयोग के साथ पठन की क्रिया को पूर्ण करता है। जब किसी पाठक को किसी गद्यांश या पद्यांश के पक्ष में पूर्णतः रुचि का अनुभव होता है तथा वह गद्यांश या पद्यांश के भाव को आत्मसात करता है तो समझ लीजिए कि वो उसकी मानसिक प्रक्रिया, उस कहानी, उस कविता, उस
भाषण उस अनुच्छेद, उस गद्य के प्रति बनी हुई है। आनंद की अनुभूति, बिना आनंद के हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अगर उसमें आनंद नहीं आ रही है तो वो हमारे शरीर को नहीं लगेगा। तो यहाँ पर तो पढ़ने की बात है। अगर पढ़ने की बात है तो अगर जब तक हमें आनंद नहीं आएगा उस कहानी में, उस निबंध में, उस किताब में, या कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताब में, या साइंस में, या मैथ में, या हिंदी में, या सामाजिक विषय में, तब तक हम उस विषय में, उस टॉपिक पर कुछ भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम उसे नीरस भाव से पढ़ते हैं, नीरस भाव से पढ़ते हैं। यही कारण है कि हम एक ही किताब को बार बार पढ़ते हैं फिर भी हमें समझ में नहीं आता। कुछ किताबें, कुछ कहानियाँ, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसको कि हम एक ही बार पढ़ते हैं वो समझ में आ जाता है। कारण क्या होता है? कारण यह होता है कि उसे हम तार्किक पठन से पढ़ते हैं, चिंतनशील करते हुए पढ़ते हैं, विश्लेषण करते हुए पढ़ते हैं, स्वप्रेरित से पढ़ते हैं, मानसिक पूर्ण रूप से मानसिक उपस्थित होकर पढ़ते हैं और आनंद की अनुभूति के साथ पढ़ते हैं। और लास्ट में क्या आता है? उद्देश्य निष्ठ। आपका उद्देश्य भी यहाँ पर होना चाहिए। अब उद्देश्य के लिए क्या क्या आता है? अब यहाँ गहन पठन के माध्यम से छात्रों में पाठ्यवस्तु में छिपी शिक्षा उद्देश्य को आत्मसात करने की योग्यता विकसित की जाती है, जिससे छात्र उस उद्देश्य एवं शिक्षा को भली भांति अपने जीवन में उतार सकें। अब यहाँ पर दूसरा, गहन पठन से छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, जैसे कि उपयुक्त तो बता चुके हैं। गहन पठन से क्या है? तार्किक और चिंतन शक्ति का विकास होता है। उसके बाद क्या होता है? गहन पठन से क्या होता है? मानसिक शक्ति का विकास होता है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट आता है, पढ़कर समझने की क्षमता का विकास बच्चों में किस प्रकार किया जाए? प्रत्यय विज्ञान द्वारा, प्रतीकों के द्वारा। प्रथम यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्रथम यह है कि छात्र को प्रतीकों को पहचानने की सही क्रिया होनी चाहिए। छात्र पद्यांश या गद्यांश में प्रयुक्त शब्दों को पहचान सकता है। इस सोपान के अंतर्गत भाषा विज्ञान संबंधी तथ्यों का प्रयोग बल दिया जाता है। यहाँ पर मस्तिष्क को सूचना ग्रहण करने की शक्ति उत्पन्न की, छात्रों में पठन परंपराओं का विकास होता है। इस सोपान में छात्र की पठन की स्थिति विभिन्न स्थितियों से होती है। अब दूसरा क्या है? पॉइंट है विषय का अर्थ समझ। हम जो विषय पढ़ रहे हैं वो कहाँ से लिया गया है इसकी समझ हमें होना चाहिए। कभी कभी हमें परीक्षाओं में अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश पूछ लिया जाता है और हमें यह नहीं मालूम होता है कि यह किस किताब से है, किस कक्षा का है, किस इसका राइटर कौन है या किस युग का है। तो वहाँ पर क्या होता है, हम उसके शीर्षक को नहीं लिख पाते हैं। उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं कुछ ही प्रश्नों का उत्तर हम दे पाते हैं और प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाते। इसका क्या होता है? विषय का अर्थ हमें ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि हम पढ़कर जो समझने की क्षमता का विकास होना चाहिए वो विषय के अर्थ को समझकर पढ़ने में ही हो सकती है। दूसरा क्या है? समझने की क्षमता का विकास। समझने की क्षमता क्या हो सकता है? इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं कि पाठ्यवस्तु को छात्र बार बार पढ़े, पाठ्यवस्तु को फिर आनंद के अनुभूति के साथ पढ़े। पाठ्यवस्तु के पश्चात जो गद्यांश या पद्यांश, इसकी उपयोगिता। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह बात है कि समझने की क्षमता के विकास के लिए आप परीक्षाओं में या प्रशिक्षुओं द्वारा, आप लोगों द्वारा या बच्चों द्वारा आप जाकर करा सकते हैं कि इस कथन की, इस कहानी की, इस कविता की क्या उपयोगिता है। इससे क्या होगा कि बच्चे में पठन की शक्ति का विकास होगा। फिर क्या है? समझी हुई पाठ्यवस्तु का जीवन में अनुप्रयोग। जो आप या छात्र जो भी कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं उनका क्या हुआ, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग हम कैसे किए। अगर कछुए खरगोश की कहानी को हम ले लेते हैं तो कछुए खरगोश की कहानी से हमें जीवन में क्या लाभ मिलेगा, इसकी चर्चा अध्यापक को कक्षा में छात्रों के सामने करनी चाहिए और परस्पर छात्रों से भी करवानी चाहिए, जिससे कि कछुए खरगोश की कहानी जीवन में क्या उपयोगिता है इसकी जानकारी मिल सके। अब आगे देखिए होता है, पाठ्यवस्तु में दिए हुए भाव तथा विचारों को आत्मसात करने के लिए निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अगर हमें पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त अन्य पाठ्यवस्तु को पढ़कर समझना है तो हमें निम्न बिंदुओं को समझना पड़ेगा, जिससे कि पाठ्यवस्तु के अतिरिक्त अन्य पाठ्यवस्तु को कैसे पढ़ा जाए और उसमें कैसे। आदर्श वाचन आप पढ़ चुके हैं, पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं पर वीडियो में भी चर्चा हो चुका है। आदर्श वाचन महत्वपूर्ण होता है। उसका अनुक्रम वाचन भी आप देख चुके हैं। यहाँ पर मैं अब जो पॉइंट मुख्य है यहाँ पर केंद्रीय बोध का प्रश्न है। केंद्रीय बोध क्या होता है? उस कविता, उस कहानी का मूल क्या है, उस कविता से क्या शिक्षा मिलती है, उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अगर भालू और किसान
भालू और किसान की कहानी आप सब परिचित हैं। तो भालू और किसान की कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है या बच्चे को क्या शिक्षा मिलती है, ये कहाँ से आएगा? जब तक कि उस कहानी का केंद्रीय बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान। और केंद्र मतलब उस कहानी, उस कविता, उस भाषण में क्या केंद्रीय भाव है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि आत्मीकरण, आत्मसात करना होता है। वही चीज़ें कि कछुआ खरगोश की कहानी है तो वहाँ पर बच्चे को आत्मसात करना पड़ेगा। ये काम अध्यापक का है। अध्यापक और बच्चे में जब अंत प्रक्रिया होगी तब कक्ष में अधिगम की प्रक्रिया सुनियोजित तरीके से चलेगी। और जब सुनियोजित तरीके से चलेगी तब बच्चे को कहानी, कविता व अन्य विषय आत्मसात्कार में मदद मिलेगी, या कह सकते हैं कि वो बच्चे को जल्द समझ में आएगी। उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। हमें हर पाठ के अंत में विचार और विश्लेषण करना चाहिए। विचार और विश्लेषण करना चाहिए कि भालू और किसान के अलावा और कौन सी कहानी बन सकती है। क्या भालू और किसान में या कछुआ और खरगोश में कौन सी कहानी हो सकती है, या कछुआ और खरगोश के अलावा और कौन से जीव जंगल में रहते हैं। तो क्या होगा इससे क्या होगा, जब हम प्रश्न पूछेंगे कि कछुआ और खरगोश के अलावा जंगल में और कौन से जीव होते हैं, तो बच्चे में क्या होगा? विचार उत्पन्न होगा, बच्चा कुछ न कुछ बताएगा। फिर उसके बाद कछुआ और खरगोश, कछुआ क्यों हार गया या खरगोश क्यों जीत गया, तो यहाँ के विश्लेषण बच्चे क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, विश्लेषित करेंगे। टूटी फूटी भाषा में करेंगे, लेकिन बच्चे विश्लेषण करेंगे कि कछुआ इस तरीके से हार गया, खरगोश इससे जीत गया। तो यहाँ पे क्या होगा? विचार और विश्लेषण का प्रश्न जब करने की शक्ति बच्चे में आ जाएगी तो वह किताबों के अलावा जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के अलावा भी अन्य जो किताबें मिलेंगी उनको, अन्य पाठ्यवस्तु से इतर जो किताबें मिलेंगी उनको भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार हमने आज अध्याय 2 डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में भाग 1 के अंतर्गत चर्चा